शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्यों के विधानसभा चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। 18 जुलाई का दिन एनडीए और विपक्षी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिहार के पटना में हुई बैठक के बाद सभी विपक्षी दल बेंगलुरु में इकट्ठा हो गए हैं, तो वहीं बीजेपी भी 38 दलों के साथ एनडीए की मीटिंग करने के लिए तैयारी जुटा चुकी है। ये बैठक ऐसे वक्त में रखी गई है जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्षी दलों की यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में भाग लेने वाली है और माना यह भी जा रहा है कि 2004 की तरह खुद इस मीटिंग को वो लीड भी करेंगे। आइए इस बैठक का करते हैं 360 डिग्री विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी 360 क्लिक इंडिया के साथ। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। विपक्ष के गठन को लेकर काफी सवाल हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके जवाब खुद विपक्षी एकता का दम भरने वाले नेताओं के पास भी नहीं है। आइए जानते हैं क्या होगी विपक्ष की बड़ी चुनौतियां, क्या होने वाली हैं इनकी नीतियां। सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सवाल नंबर 1, सबका साथ दिला पाएगा जीत का विश्वास। देश में इमरजेंसी के बाद पहली बार 1977 में विपक्षी नेता एक साथ आए थे, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। लेकिन मौजूदा समय में कुल 26 पार्टियां हैं जो बेंगलुरु में इकट्ठा हो चुकी हैं। वहीं आज दिल्ली में बीजेपी 38 पार्टियों के साथ अपनी मीटिंग करने वाली है, बैठक करने वाली है। विपक्षी पार्टियों की इस एकजुटता की नींव 23 जून को पटना में पड़ गई थी। उस समय 15 विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ दिखाई दी थी, लेकिन नेतृत्व को लेकर एक दूसरे पर विश्वास नहीं बना पाई। यही कारण है कि इस बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि सोनिया गांधी ही एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर सभी दलों की सहमति बन सकती है। सोनिया गांधी के नाम पर विश्वास इसलिए भी अटूट माना जाता है क्योंकि सोनिया गांधी खुद को पीएम की रेस से अलग किए हुए हैं। सवाल नंबर 2, विपक्ष की एकता में अनेक चुनौतियां। चुनौती नंबर 1, विपक्षी एकता को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगता है जब सभी दल अपने अपने हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे प्रमुख और ताजा उदाहरण है पटना बैठक से पहले केजरीवाल की शर्तें। कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस विधेयक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। चुनौती नंबर 2, सीटों का बंटवारा और पुराने गठबंधन के साथ साथ राजनीतिक संघर्ष। लोकसभा चुनाव की रूपरेखा के दौरान आखिर सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस के पास 52 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीटें हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व के गठबंधन चुनावी रणनीति में रोड़ा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड में जेएमएम और तमिलनाडु में डीएमके दोनों ही कांग्रेस के पक्के सहयोगी हैं। तो वहीं जेडीयू और राजद जैसे दल जो कांग्रेस के पाले में तो हैं, लेकिन कुछ हद तक किंतु परंतु के साथ। चुनौती नंबर 3, कांग्रेस के साथ एक समस्या ये भी है कि सपा, बसपा और जनता दल सेक्युलर के साथ कांग्रेस के अतीत में गठबंधन तो रहे हैं, लेकिन वो गठबंधन कोई विशेष चुनावी लाभ में परिवर्तित नहीं हो पाए। चुनौती नंबर 4, यह समस्या कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी है। कांग्रेस क्योंकि यहाँ मामला बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे उन दलों के साथ फंसता है जिनका अपने राजनीतिक गढ़ में कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता है।
वहीं आम आदमी पार्टी जैसे दल भी जो खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखते रहे। सवाल नंबर 3, विपक्षी दलों की बैठक में क्या होंगे मुद्दे? वैसे तो विपक्षी दलों की बैठक का एक ही कॉमन मुद्दा है और वो है मोदी हटाओ, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? 2024 में विपक्षी जो गठबंधन है जीत का कौन सा रोड मैप तैयार करने वाले हैं? 2024 में मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है? विपक्षी एकता में और किस किस की एंट्री और एग्जिट जो है बाकी है? क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग किस प्लान के आधार पर तय होगी? ये वो कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक जो गठबंधन जो है वो तलाश रहा है। आइए अब बीजेपी और उससे जुड़े दलों की स्थिति को भी समझते हैं। बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 301 सीट मिली थी, वहीं उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की संख्या 333 हो जाती है। राज्यसभा में एनडीए की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए के खाते में कुल 111 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के पास अकेले 92 सीटें हैं। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल जो एनडीए को मजबूत और विपक्षी एकता को सवालों के घेरे में फंसा देता है, यानी कि एक चक्रव्यूह में फंसा के रख देता है कि आखिर मोदी के सामने कौन? ये सवाल विपक्ष के सामने हिमालय के समान खड़ा है और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से विपक्ष के नेता पर सवाल उठाया गया कि पूछा गया कि आपका नेता कौन होगा, तो वो कुछ इस तरह से भड़के से दिखाई दिए। The government's motive to misuse the governorship and lieutenant governors to enter into the state governance is also not at all acceptable. So we will oppose it. फिलहाल विपक्ष इस सवाल और इसके जवाब से बचता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए यह सवाल चुनावों के परिणाम भी तय कर सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा विपक्षी एकता पर यह 360 डिग्री विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।